कंसीडर द वेक्टर स्पेस, ज्ञान हो गया प्रियांशु? मान कर कंसीडर द वेक्टर स्पेस is R2 over R. Let S be a subset of R2 xy from R2 such that x square plus y square equal to 1. मीन्स ये आपका ज्योमेट्रिकली यूनिट सर्किल है, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 1 है, यूनिट सर्किल R2 का सबसेट तो बोलते हैं यूनिट सर्किल, सबसेट ऑफ R2. फाइंड द एनिलेटर ऑफ, फाइंड S नॉट. इसका एनिलेटर क्या होगा? ऐसे सवाल पूछेंगे, एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट देंगे उसका एनिलेटर पूछेंगे. एक बार ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये अभी एक दो साल पहले पूछा गया था एक, ये कंसीडर R3 over R एज ए वेक्टर स्पेस, और यस दे रखे थे वो लेट S इक्वल टू एक्स वाई जेड फ्रॉम R3 सच दैट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछा गया था कि इसका एनिलेटर फाइंड करो, फाइंड एनिलेटर ऑफ S नॉट. एग्जैक्टली यही हुबहू सवाल पूछा गया. कंसीडर R3 over R और यस दिया गया है, यानी वे एक्स वाई जेड R3 के जिसमें ये का स्क्वायर है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये ज्योमेट्रिकली कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये तो यूनिट सर्किल है R2 में, इसका रेडियस 0 0 और सेंटर 1 है. ये क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई बताएगा? ये तो मैं करवाया हूँ सवाल, सब इस पे जनरेटेड बाई यस निकलवाया था. ये पैराबोला कैसे ये है? पैराबोला तो ये उसमें क्या नाम है आपका R2 में जब होता है तब पैराबोला. यहाँ जेड भी बदल, ये तो कुछ ऐसा होगा ना, ये आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और साथ साथ जेड फ्री है, जेड भी, यानी जब जेड इक्वल टू 0 है तब एक्स वाई प्लेन में है, जेड इक्वल टू 1 तो ये ऐसे पैराबोला आपका इधर भी जा रहा होगा क्योंकि जेड भी तीसरा वेरिएबल भी आ रहा है. जेड एक्सिस ऐसे होगा ना आपका, तो जेड एक्सिस सर ऐसे नहीं ऐसे होता है, ठीक है. वो हमारी मजबूरी है कि थ्री डी को हम 2D में बनाते हैं. ये आपका प्लेन है, जेड एक्सिस हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है. तो ये और वो ऐसा नहीं कि इधर ही होता है, दीवार फाड़ के पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ जा रहा है. इसका मतलब यही जो यही है, ऐसे ऐसे इधर भी जा रहा है और ऐसे पीछे भी जा रहा है. इसको क्या बोलोगे? पैराबोलिक सिलेंडर, पैराबोलिक सिलेंडर या पैराबोलाइड, ठीक है, पैराबोलाइड या पैराबोलिक सिलेंडर. इसका आपको बताना है कि एनिलेटर क्या होगा. बताओ, इसी एक का एनिलेटर बताओ. हाँ अभी लगाना है तो कल लगाओगे क्या? और सोचना ये है कि इसमें वो थियरम बड़ी यूज होती है कि उससे एनिलेटर ऑफ एस निकालना है तो आप एनिलेटर ऑफ सबस्पेस जनरेटेड बाय यस नॉट निकालो, कि प्रूव कर चुके हो यस नॉट का एनिलेटर वही होगा जो सबस्पेस जनरेटेड बाय यस का एनिलेटर होगा. ऐसे सवाल जब भी आए तो वैसे अटेम्प्ट करना, वो थियरम बड़ा इंपॉर्टेंट थियरम है. जब भी एनिलेटर निकालने के लिए पूछे, उस सेट्स का एनिलेटर निकालना मतलब उससे जनरेट होने वाले सबस्पेस का एनिलेटर निकालो. R2 R3 में है. हाँ, पहला R2 में है.
हाँ पूरा, मतलब जी मतलब पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका, मतलब अगर आप दोनों ही केसेस में जब निकालोगे तो आंसर जो आएगा एस नॉट केवल जो आएगा उसमें जीरो लीनियर मैप आएगा, जीरो लीनियर फंक्शन, ये जीरो आपका R3 स्टार का होगा दूसरे केस में, और पहले केस में एस नॉट जो आएगा वहां भी जीरो लीनियर फंक्शनल आएगा, लेकिन वो जीरो आपका R2 स्टार का एलिमेंट होगा, जीरो ऑफ R2 स्टार का जीरो आएगा, क्योंकि दोनों ही केस में सब स्पेस जनरेटेड बाय एस आपका पहले वाले केस में R2 आ जाएगा और दूसरे वाले केस में सब स्पेस जनरेटेड बाय एस पूरा R3 आ जाएगा। और जब सब स्पेस जनरेटेड बाय एस पूरा R3 आ गया तो एस नॉट इक्वल टू क्या है, सब स्पेस जनरेटेड बाय एस नॉट, और दैट इज इक्वल टू R3 का नॉट, और अभी वी नॉट आप निकाले हो, वी नॉट अभी निकाले हो ना कि एनिलेटर ऑफ वी नॉट, वी नॉट क्या आता है तो पूरा का पूरा वी नॉट वी का एनिलेटर जीरो लीनियर फंक्शनल जीरो, और ये आपका जीरो क्या होगा R3 से R में जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैं हिंट दे दिया हूँ, आप सॉल्व कर लेना, बस इसमें सब स्पेस जनरेटेड बाय यस निकालना होगा आपको। अब बड़े तिपन्ना चेंज करके अब आ जाओ, 2 ही दिन का सिलेबस है, बहुत टाइम से आए, बैठ जाओ, तुम्हारे दर्शन हुए मतलब समझ लो दीपिका पादुकोण के दर्शन हो गए, बैठ जाओ ठीक है, लेकिन मैं आज ज्यादा जब आज ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं तो आज ही तो तुम आए हो, ठीक है। हम्म? हाँ 9 बजे तक, ठीक है 9 बजे तक, ठीक है 9 बजे तक, अरे जब तक मतलब बोलने लायक हो तब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। अरे मतलब आज की बात कर रहा हूँ, बोल कौन सा मैं गूंगा हो जा रहा हूँ, कहते कौन सा मैं गूंगा हो जा रहा हूँ, ठीक है आज, ठीक है आज की बात कर रहा हूँ। यूनिट 3 किस नाम से, मैट्रिसेज है ना, मैट्रिक्स वाला चैप्टर है ये, खत्म है ये सब दो आप पहले डिफिनीशन लिखो मैट्रिक्स की डिफिनीशन, लेट एफ बी ए फील्ड, जल्दी जल्दी लिखो, लेट एफ बी ए फील्ड, इसमें ज्यादा दिमाग उमाग नहीं लगता, सिर्फ ऐसे लिखना है आप, जो लगना होना था वो खत्म अब, ठीक है खत्म, लेट एफ बी ए फील्ड, लेट एम एन बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है यानी नेचुरल नंबर, फॉर एनी आई जे, आई आपका वेरी कर रहा है 1 से लेकर के m तक, एंड जे वेरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक, लेट ए आई जे बिलोंग्स टू एफ, हर आई जे के लिए ए आई जे कंसिडर कर रहे हो, ठीक है ए आई जे, ये थोड़ा आई जे चिरा गया है मेरा, आप लोग साफ साफ बनाइएगा आई जे, ए आई जे बिलोंग्स टू एफ, देन द अरेंजमेंट ऑफ द फॉर्म, यानी ये बताओ कितने ये फील्ड के एलिमेंट आएंगे, ए आई जे कितने आएंगे, अगर आई वेरिएशन कर रहा आई फ्रॉम 1 to m और जे वेरी कर रहा तो एम एन आएंगे ना, उन्हीं एम एन स्केलर्स को बस लिखने का तरीका एक तो हो सकता है सीधे सीधे लिख दो, और एक होता है कि कुछ खास तरह से लिख दिया गया, द अरेंजमेंट ऑफ द फॉर्म ए इक्वल टू क्या हुआ, क्या बोलो बस प्रिंटिंग मिस्टेक सही करवा दो क्योंकि ऑनलाइन करवा लोगे, अच्छा देन, ठीक है देन द अरेंजमेंट ऑफ द फॉर्म ए इक्वल टू A11, ठीक है, आप ज्यादातर बिग ब्रैकेट बनाते हो, कोई जरूरी नहीं छोटा ब्रैकेट भी बना सकते हो, ऐसे ऐसे भी मैट्रिक्स बनती है, आप लोगों को ये कंपल्सन कर दिया जाता है कि नहीं नहीं बड़े में बनाना है, ठीक है मैट्रिक्स, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ डिटर्मिनेंट के लिए ये सिंबल फिक्स है कि आप ऐसे बनाओगे, मैट्रिक्स को चाहे ऐसे बनाओ, हाँ शौकिया मैट्रिक्स को ऐसे मत बनाने लगना, ये क्या दिया तो क्या चाहे, क्योंकि ये सेट के लिए रिजर्व है, ठीक है सेट के लिए रिजर्व है, जब आप यहाँ मैट्रिक्स बनाओगे तो कोई जरूरी नहीं बड़ा कोष्टक बनाओ, ऐसे ही बना लो A11 A11 A12 डॉट 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 A1n, ऐसे तो करते थे A11 A12, ये तो 12 का अभी तक है A11 A12 A1n, यानी पहला रो, पहला रो
फिर उसके बाद दूसरा रो, इसमें जो ध्यान देना कि जो आई है, जो पहला इंडिसेज है वो रो को बताता है, और दूसरा वाला जो इंडिसेज है वो कॉलम को बताएगा। तो A11 A12 A11, फिर दूसरे रो में क्या लिखोगे, A21 A22 A2n डॉट 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 AM1, ठीक है, AM1 AM2 AMN। इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ओवर द फील्ड एफ। फील्ड एफ के ऊपर ये मैट्रिक्स है। हमेशा मैट्रिक्स किसी फील्ड के ऊपर होती है, आप आगे पढ़ोगे रिंग के भी ऊपर होती है, लेकिन आपके लेवल पे मैट्रिक्स हमेशा फील्ड के ऊपर होती है। इसीलिए जितना आप इंटरमीडिएट में मैट्रिक्स पढ़ते हो ना, तब अजम्प्टेड रहता है उसकी एंट्री रियल नंबर्स हैं, उसकी एंट्री रियल नंबर्स हैं। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप इंटरमीडिएट पढ़ाने के लिए कहीं कहीं जाते हो तो आपसे टीचर पूछते हैं वहाँ इंटरव्यू, 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स बना के दे दिए, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 है क्या, तो सब बता के चले आते हैं जेड के एलिमेंट हैं। जेड ने जेड तो मतलब वो तो जानते ही नहीं जेड, ठीक है, वो बता के चले आते हैं इंटीजर हैं, आई के एलिमेंट हैं। वो ठीक है, आई के एलिमेंट नहीं बताना है, क्योंकि मैं वो आपको बताना कि जितनी इंट्रीज हैं वो रियल नंबर्स हैं। हाँ, रियल नंबर के अंदर वो इंटीजर है। आपका जो प्रॉपर आंसर वहां होना चाहिए, ये फील्ड से आते हैं, आर फील्ड होता है, जेड फील्ड होता ही नहीं है, एक आर फील्ड होता है। ये सारे रियल नंबर है, ये जानना कभी आप लोग भी ट्राई करोगे ना इंटरमीडिएट, तो यही सब पूछते हैं तो आप लोग बता के चले आते, दिखने में लग रहा है इंटीजर तो सब बता दिए इंटीजर, लेकिन मैट्रिक्स की जो एंट्री होती है वो फील्ड से आती है। और फील्ड या तो अगर क्यों बता दो तभी चल जाएगा, लेकिन जेड तो भूल के मत बताना, यानी फील्ड से ही आएगा, ठीक है। और जो इंटरमीडिएट में आपका टीचर जानना चाहता है, जो भी इंटरव्यूअर होता है, कि वो जानो कि रियल नंबर से आ रहे हैं, तो फील्ड आर से। इन शार्ट, इन शार्ट, ए को अब आगे आप लिखोगे ऐसे ए आई जे। अब उतना बड़ा बार बार नहीं लिखा जाएगा A I J। यहाँ आपको पता आई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 1 से लेकर के M तक, जे कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, वो भी लिख, अंडरस्टूड है वो, ठीक है, A I J। ठीक, इस A I J को बोलते हैं, A I J को बोलते हैं आई जेथ एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए। जेथ एंट्री ऑफ मैट्रिक्स ए मतलब आई और जे आपका वेरी कर रहा है, आई 1 से लेकर के M तक, और जे आपका 1 से लेकर के N तक। तो A23 का मतलब 23th एंट्री, 23 यानी दूसरा रो तीसरे कॉलम की एंट्री, दूसरा रो तीसरे कॉलम की एंट्री, ठीक है। A I J IJth एंट्री ऑफ ए। अब सीधे आप हाँ, द सेट ऑफ, एक लाइन और लिख लो, द सेट ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिसेज ओवर F, यानी M क्रॉस N की सारी मैट्रिसेज, ठीक है, मैट्रिसेज ओवर F इज डिनोटेड बाई इस सिंबल से डिनोट करते हैं, M सबस्क्रिप्ट में M क्रॉस N ओवर F। दस M क्रॉस N ओवर F इज नथिंग बट A इक्वल टू A I J। हमेशा मैट्रिक्स इसी फॉर्म का होगा, A इक्वल टू A I J, जहां A आपका M क्रॉस N की मैट्रिक्स है। यानी I लिखोगे कैसे, I वेरीज फ्रॉम 1 टू M, J वेरीज फ्रॉम 1 टू N, एंड जितने भी AIJs हैं वो आपके फील्ड के एलिमेंट हैं। ऑल AIJs, ये पोस्ट ऑफिस, ऑल AIJs इज एलिमेंट ऑफ फील्ड, यानी इससे एंट्री आ रहे होंगे। शायद मैं ये करवाया हूँ कि स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस में ये वेक्टर स्पेस करवाया गया है, ठीक है। जो मैट्रिक्स सेट ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिक्स है, वो वेक्टर स्पेस बनाएगा किसके ऊपर, F के ऊपर। वी हैव सीन दैट 5 स्टैंडर्ड फंडामेंटल वेक्टर स्पेस हो जाते हैं, उसमें से एक ये भी है, ठीक है। वी हैव सीन दैट
we have seen that m cross n over f is a vector space over f with respect to वेक्टर एडिशन. क्या होता था? वेक्टर एडिशन इज ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज. ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज मतलब ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज का मतलब क्या? करस्पॉन्डिंग इंट्रीन को जोड़ना है, यानी वन. ठीक है. एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या था? स्केलर मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कहा मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, यानी मीन्स ये अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन A11 सब में मल्टीप्लाई हो जाता था. ये सब खूब किया गया और अपने मन से बताता है. स्केलर मल्टीप्लीकेशन एज ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन, यानी जो स्केलर ऐसे लिखो, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ. स्केलर मल्टीप्लीकेशन फील्ड का होगा ना. स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ऑन m क्रॉस n ओवर f इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज. स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज मीन्स अगर इस तरह का है अल्फा और ये मैट्रिक्स आपका ए आई जे इक्वल टू अल्फा अंदर चला जाएगा, अल्फा ए आई जे, ये इस तरह से डिफाइन हो जाएगा. ये देखो, ये m क्रॉस n ओवर f का एलिमेंट, ये फील्ड का एलिमेंट, तो ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है फील्ड का किसके ऊपर? m क्रॉस n ओवर f के अंदर आएगा क्या? हर एंट्री में अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एंट्री में अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा. यहाँ का जो मल्टीप्लीकेशन है प्रियांशु, कौन सा मल्टीप्लीकेशन है? हाँ, फील्ड का मल्टीप्लीकेशन है, दोनों फील्ड के एलिमेंट. और यहाँ का जो डॉट लिखा गया है वो कथा कहेंगे यहाँ का जो है, हाँ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. लेकिन अभी इसको अल्फा फील्ड का एलिमेंट, हाँ, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ऑन एम, और ये आपका जो एलिमेंट है m क्रॉस n ओवर f का एलिमेंट, तो ये वेक्टर स्पेस और ये फील्ड का एलिमेंट, तो फील्ड का इस वेक्टर स्पेस के ऊपर स्केलर मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, बोल सकते हैं स्केलर, लेकिन मैं ये जनरली आपका कि फील्ड का इसके ऊपर स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड एज. और वेक्टर एडिशन कैसे था? वेक्टर एडिशन कैसे वर्क करेगा? ए आई जे मान लो एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स बी आई जे है, तो इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंट्री जोड़ दोगे, ए आई जे प्लस बी आई जे करस्पॉन्डिंग एंट्री. तो दोनों ऑपरेशंस भी आप देख लिए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर एडिशन. ये सिर्फ आपको बता दिए, नहीं तो क्योंकि कोई भी वेक्टर स्पेस है क्लियर कट आपको वेक्टर एडिशन पता होना चाहिए और स्केलर मल्टीप्लीकेशन पता होना चाहिए. इफ m इक्वल टू n, अगर m और n बराबर हो गया, देन m क्रॉस n, m और n बराबर हो गया, देन m n क्रॉस n इज द सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिक्स, और उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेज. सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेज n क्रॉस n, यानी दोनों अगर सेम हो गया तो उसको स्क्वायर मैट्रिसेज बोलते हैं. n क्रॉस n ओवर f, यहाँ f छूट रहा है, इज द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n ओवर द फील्ड f. इन दिस केस, अब आप जब दोनों सेम हो जाते हैं तो n क्रॉस n, तो दो बार ना लिख के सीधे इसको, इन दिस केस n क्रॉस n ओवर f इज डिनोटेड बाय जस्ट mnf. दो बार क्यों लिखोगे जब n क्रॉस n? तो mnf का मतलब क्या है? mnf का मतलब आज के आगे समझोगे सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n ओवर द फील्ड f, क्योंकि सारा मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स का ही रोल है.
स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही रोल पे सब काम करोगे MNF के एलिमेंट पे। मैट्रिक्स एडिशन फेडिशन सिर्फ आप हमको डिफाइन करने के बताना। अगली हेडिंग डिफिनेशन लिखो, लेट A इक्वल टू Aij बिलोंग्स टू m क्रॉस n ओवर f एंड B इक्वल टू Bij बिलोंग्स टू n क्रॉस p ओवर f। यानी इसमें f के ऊपर सारे m क्रॉस n की मैट्रिसेज हैं के अंदर, यानी A आपकी m क्रॉस n की मैट्रिक्स है f के ऊपर, और B आपका जो Bij है वो n क्रॉस p की मैट्रिक्स है f के ऊपर। ऐसा लेने का फायदा मुझे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना है। दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब पहले वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हों दूसरे वाले मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए, तभी आप डिफाइन कर सकते हो। तो वहां इसलिए n क्रॉस p लिखा गया है। लेट C इक्वल टू C, अब थोड़ा सा सोचो, मुझे थोड़ी देर के लिए मान लो मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है, ये तो बचपन में जानते हो। और जो नया मैट्रिक्स आएगा ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2, 3 रो 2 कॉलम, और ये आपकी 2 क्रॉस 2 की। तो यहाँ मैच कर रहा है, जितने इसमें रोज जितने इसमें कॉलम है उतने इसमें रोज है, तो ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 की, यानी इसी टाइप की आएगी। आएगी क्या, C11, इसको लिख दिया C12, C21, C22, C31, C33। आप हमको बताओ C11 क्या आएगा। आधे लोग ये रट के जाते हैं ना, हम अभी जो लिखता हूँ ना C11 क्या आएगा, C11 क्या आएगा आपका, पहला रो उठाओगे, पहला रो उठाए और पहले कॉलम में तो A11, B11, A12, B21। इसमें एक चीज देखो जो दोनों में फिक्स है, ये वन यहां भी है, ये वन यहाँ है। मतलब क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो आपका 1 है, एक बार 1 1 है, फिर यहाँ पे 2 2 हो जा रहा है, ठीक है 2 2। यू कैन राइट दिस के फ्रॉम 1 to 2 A1 के A1 के पे कर दे रहा हूं B के 1। अब इसको के फ्रॉम 1 to 2 खोलो, देखो क्या आ रहा है। जब खोलोगे इसको वेरी कराओगे k इक्वल टू 1 तो आपका आ जाएगा समेसन है k 1 से 2 तक वेरी कर रहा है। जब k इक्वल टू 1 रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा A11 और B11। जब k इक्वल टू 2 रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा A12 B21, ठीक है B21। इसका मतलब k फ्रॉम 1 to 2 A1 के B के 1। इसी तरह से बताओ C22 क्या आएगा, या मैं पूछूं C22 छोड़ दो, C21 क्या आएगा, प्रियांशु बताना आपकी बात। C21 पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो गधे के, फिर वही बता रहा। अच्छा चलो एक बार सब मैं लिख दे रहा हूँ जो तुम बता रहे हो। C21 मतलब ये, इसका मतलब दूसरा रो उठाना है। अच्छा C21 दूसरा C21 निकालने के लिए क्या होगा, तीसरा रो उठाओगे और पहले कॉलम में मल्टीप्लाई, ठीक है। ये उठाओगे तो आपका क्या आएगा B11, B11, B11
और फिर बी प्लस B12 और B21। एक्चुअली मैं इसलिए खोल के बता रहा हूँ कि मैं जब मुझे बताए थे पहली बार सर, मुझे समझ में नहीं आया था कैसे लिख दिया CIJ इक्वल टू समेशन फ्रॉम प्लान, समझ में नहीं आ रहा था कैसे। यहाँ से आप खुद बना सकते हो। फिर इसको क्या लिख सकते हो आप, हाँ हाँ समेशन, अरे एक में गलती जानते हो, पैटर्न गड़बड़, एक गड़बड़ी जो बहुत भारी हुई वो आप लोग ध्यान नहीं दिए। ठीक है, ये सब एक ही टाइप में लिखना चाहिए था आपको, उस पैटर्न में नहीं बना पाओगे AIJ टाइप, तभी तो A21 A22 A2 A31 A32 एक ही जैसा दिखे, AIJ BIJ AIJ BIJ, यानी A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये B11 B12 B21 B22 सेम टाइप, सेम जैसा सेम दिखने नोटेशन जैसा अडाप्ट करो, तब आप जनरलाइज कर पाओगे, नहीं तो फिर उसी में घन चक्कर हो जाओगे। और ये प्रोडक्ट आया C11 C12 C21 C22 C31 C33। C11 निकालने के लिए आप क्या किए, पहला रो और पहला कॉलम। अब आपसे अब पूछा गया था C21 निकालने के लिए, तो C21 निकालने के लिए C21, तो ये हटा दे रहा हूं, C21 जब निकालोगे, C21 निकालोगे तो दूसरा रो, ये बताता है दूसरा रो पहला कॉलम, पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो और इसका पहला कॉलम। तो A21 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 B11 और प्लस A22 B21 B21, ये तो आया। ठीक है, अब इसमें देखो क्या वेरी कर रहा है, क्या फिक्स है क्या वेरी कर रहा है, दोनों में कौन चीज सेम है, नहीं समेशन ना बताओ हमको, बताओ दोनों में क्या कॉमन है जो सेम एकदम पैटर्न पे जा रहा है। यहाँ 2 और ये 1 और यहाँ 2 ये 1 वेरी कर रहा है, एक बार यहाँ 1 1 है और एक यहाँ पर 2 2 है, 2 2 है। ठीक है, यू कैन राइट दिस समेशन K फ्रॉम 1 to 2 A to K B K 1 B K 1, ये तो लिखोगे A to K, ये वेरी कर रहा है ब्लू कलर वाला, तो A to K B K 1, ये 2 है ये 1 है, ये यहाँ भी 2 है 1 है और यहाँ भी 2 है 1 है, 2 है 1 है, और K वेरी कर रहा है 1 से 2 तक। तो सी, अब ध्यान से समझो, अब इन दोनों से ही आप जनरलाइज करोगे। जब आप C11 लिख रहे हो तो ये 1 है ये 1 है, ठीक है, वेरी क्या कर रहा है बीच वाला, कहाँ से कहाँ, 1 से 2 में। जब आप C21 लिख रहे हो तो ये आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 पे खत्म हो रहा है, K वेरी कर रहा है कहाँ से कहाँ, 1 से 2 तक। और 2 ध्यान से देखो क्या है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। अब अगर आपकी मैट्रिक्स इसी तरह सब, इसी को मैं रिप्लेस कर दूं CIJ से, CIJ से जनरल, और ये एक मैट्रिक्स आपका M क्रॉस N का है और दूसरी मैट्रिक्स N क्रॉस P का है, N क्रॉस P का। AIJ आपका जो है M क्रॉस N का मैट्रिक्स है और BIJ आपका N क्रॉस P का मैट्रिक्स है। अब CIJ जब निकाले, इसी से आप जनरलाइज करोगे, तो CIJ क्या होगा, IJth एंट्री, इसी से तो जनरलाइज करोगे। जो दोनों में, समझो इस बात को, K वेरी कर रहा है 1 से लेकर के 2 तक, जो दोनों में कॉमन है 2, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है N, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, तो समेशन K फ्रॉम 1 to N, अब देखो बता लिए, ठीक है, CIJ K फ्रॉम 1 to N। फिर उसके बाद क्या है आपका, जब आपका यहाँ 1 है तो A1K है, जब यहाँ पे 2 है तो A2K है, और जब यहाँ पे I है तो यहाँ AI क्या आएगा, K, AIK, ठीक है, AIK।
जब आपका यहाँ 1 है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, बी के साथ 1। जब यहाँ आपका 1 है यहाँ भी, तो यहाँ बी के साथ क्या है 1। जब यहाँ आपका जे है तो बी, यहाँ क्या आएगा दूसरा जे, बी के जे। यही पहले हम रटते थे, हमको समझ नहीं, रटा मारते थे, बोले सी आई जे एंट्री यही होगा, फिर उसके बाद खोल के देख, तो ये यहीं से आता है, यहीं से जो करते हो तो वहीं से जनरलाइज होता है, ठीक है। सी आई जे जो आई जे एथ एंट्री आएगी वो ए आएगी अगर ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और बी आई जे एन क्रॉस पी की मैट्रिक्स है, तो आई जे एथ एंट्री जो आएगा वो के फ्रॉम 1 to n ए आई के, यानी जो ये पहला वाला होता है वो पहले में रहेगा आई, ठीक है, और ये दूसरा वाला जो रहेगा वो दूसरे में दूसरी एंट्री रहेगा कॉलम वाला, ठीक है। के वैरी करेगा आपका 1 से लेकर के जो कॉमन है n, 1 से लेकर के n तक, ठीक है, 1 से लेकर के n तक। तो ये सब मिटा दो, अब अपने काम पे आ जाओ। लेट्स सी, कैपिटल सी लिख रहे हो, कैपिटल सी विद मैट्रिक्स जिसके एंट्री को आप दिखा रहे हो सी आई जे से, सी आई जे से एंट्री को दिखा रहे हो सी आई जे से। लेट कैपिटल सी मैट्रिक्स सी आई जे वेयर सी आई जे, अब सी आई जे बना चुके हो कंस्ट्रक्शन इसका, अगर ये ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और बी आई जे ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, बी इक्वल टू बी आई जे एन क्रॉस पी की मैट्रिक्स है, तो सी आई जे क्या आएगा, अभी तो कंस्ट्रक्ट कर चुके थे आप, के फ्रॉम 1 to जो कॉमन है दोनों में, ए आई के बी के जे। अब रटना नहीं पड़ेगा, अगर एक बार उस चीज जब मैं से करके दिखाया हूं तो अलग होना चाहिए, नहीं तो हर चीज आप रटोगे, हर चीज ये आप, ये मैं पहले याद करके जाता था जब एग्जाम देने जाता था, कि आई जे इक्वल टू के फ्रॉम 1 to n, फिर गड़बड़ा जाता था उसी में, ठीक है। तो ये आपका सी आई जे होगा। इज कामा इज कॉल्ड द ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो बहुत लोग सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोल देते हैं, ऑर्डिनरी ब्रैकेट में लिख दो, कुछ लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही बोलते हैं, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा नहीं पॉसिबल है, ये ध्यान रखना, तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हैं दूसरे मैट्रिक्स में उतने रोज होने चाहिए, तभी, हमेशा वैलिड नहीं है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये कंडीशन है कि पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स हों दूसरे मैट्रिक्स में उतने रोज होने चाहिए, ठीक है। तो ये सी मैट्रिक्स जो सी आई जे है, जहां सी आई जे इस तरह से डिफाइन है, इसी को बोला जाता है कि ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एंड वी डिनोट बाई, एंड वी राइट सी इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी। ए इंटू बी, ए इंटू बी। सी जो मैट्रिक्स आई ए इंटू बी, वो किस ऑर्डर की होगी, एम एम क्रॉस पी की, विच इज एम क्रॉस पी मैट्रिक्स, पी मैट्रिक्स। वो एन गायब हो जाता है तो एम क्रॉस पी मैट्रिक्स, यानी एम रोज और पी कॉलम्स आएंगे। बस ये जानना ये कैसे आता है, इसका आपको आना पता होना चाहिए, रटना नहीं है आपको कि ये सी आई जे यही होगा। अब प्रियांशु एक छोटा सा सवाल है, सी 57 बताओ क्या आएगा, उसी उसी के अंदर C57 क्या आएगा। हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं, तुमको समाज का कपिया देखो, समानवा लिखा हुआ तुम्हारे। हाँ
आप ये उसी में चल रहे हो, उसी में लिख रहे हो, उसी में एन तक, एन तक ए तक, जो ये है 5, हाँ खोलोगे कुल कितनी एंट्री आएंगी इसमें, इस समेशन को खोलोगे एन, वो क्या आएगा A51 जब के इक्वल टू 1 रखोगे, B17 जब के इक्वल टू 2 रखोगे, A52 B27 जब के इक्वल टू 3 रखोगे तो A53 B37 और प्लस डॉट 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 लास्ट वाला। हाँ हाँ बोल, तुम्हारा बोलना मुझे, तुम बोलते हो तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि सब वेरिएशन करा रहे हो 1 से लेकर के अंत तक, लास्ट एंट्री क्या आएगा के, हाँ A5N और सही, ये समझना है ठीक है। ये एक्चुअली में आया कैसे होगा, ये तो ठीक है, ये आएगा, ये आया कैसे होगा, मैट्रिक्स ए का 5वां रो लिए होगे और मैट्रिक्स बी का 7वां कॉलम, उसके मल्टीप्लाई करने पे आया है। तो ये C57 आया है, वो मैट्रिक्स ए के 5वां रो उठाए होगे और मैट्रिक्स बी का 7वां कॉलम और करस्पॉन्डिंग एंट्री मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हो। ये देखो A51 किस में आ रहा है, ये रो को बताता है ना, ये रो को बताता है ना, तो A51 का मतलब क्या, 5वें रो में आ रहा होगा मैट्रिक्स ए के। A52 का मतलब क्या, 5वां रो दूसरा कॉलम है, ये सब 5वें रो से, यानी मैट्रिक्स ए के 5वें रो के एलिमेंट है। और B17 मतलब दूसरा वाला कॉलम बताता है, मतलब बी का 7वां कॉलम, ठीक है 7वां कॉलम, यहाँ 7 तो 7वां कॉलम, यहाँ 7 तो 7वां, तो जो आपका C57 आता है मैट्रिक्स ए का 5वां रो, मैट्रिक्स बी का 7वां कॉलम, जो करस्पॉन्डिंग एंट्री में मल्टीप्लाई करके जोड़ते हो तो यही आएगा, और इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हाँ ये ओवरऑल एक ही एलिमेंट है, जोड़ के तो एक ही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्या हो, लेट हो रहा है, चले जाओ, दूर से आता है ना ये। ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर्डर एन का फील्ड एफ के ऊपर, अब आगे सब स्क्वायर मैट्रिक्स पे आप काम कर रहे हो जहां ज्यादातर केसेस में ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ आर्डर एन ओवर एफ। देन कुछ डिफिनेशन है, जल्दी जल्दी लिख डालिए। देन फर्स्ट वन, वी से दैट, वी से दैट ए इक्वल टू ए आई जे इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये जितने भी मैं डिफिनेशन देने जा रहा हूँ वो ये जनरल मैट्रिक्स के लिए सही नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर की डिफिनेशन है। बहुत लोग यही ना जान, कभी कभी पूछते कि 5x7 की डायगोनल मैट्रिक्स बताओ, बताने लगते हैं लड़के, बताने लगते हैं, अरे बताना चालू कर देते हैं, डायगोनल बताना है, ठीक है। तो हमेशा ये जो कंसेप्ट बताए जा रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है। वी से दैट ए इक्वल टू ए आई जे इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इफ व्हाट हैपेंस, डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 है, ठीक है, जिसका इनवर्स मिलता नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल मैट्रिक्स आपको दिखती कैसी है मैं लिख रहा हूँ ये, यही तो डायगोनल मैट्रिक्स है आपकी, 2x2 की डायगोनल मैट्रिक्स। अगर 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स निकला चाह रहे हो तो A B C 0 0 0 0। अब यहां से आप क्या बताओगे, ये आपकी डायगोनल 4x4 की लिखोगे तो अब कॉमन प्रॉपर्टी क्या रख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स, कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है उनकी गारंटी होना चाहिए कि वो 0 होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0। इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0, इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई नॉट इक्वल टू जे,
अगर आई और जे बराबर नहीं है, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट है, उनको जीरो होना पड़ेगा। बस इतनी सी डिफिनीशन है। आधे लोग ये लिख देते हैं, ठीक है, आधे लोग ये लिख देते हैं कि मतलब कि ए आई आई नॉन जीरो होना चाहिए, ये नहीं है। पर सिर्फ डिफिनीशन इतनी है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका जीरो होना चाहिए, सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। ये भी आपके जीरो हो सकते, ये ए और बी में दोनों जीरो हो सकते हैं, या इसमें से एक जीरो हो सकता है, ए बी सी पूरे तीनों जीरो हो सकते हैं, या इसमें से दो जीरो हो सकते हैं, एक जीरो हो सकते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी क्या शेयर कर रहा है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनका, जिसमें आई जे के बराबर नहीं है, इसमें क्या है, ये यहाँ ये आपका अगर देखो तो ये ए वन वन होगा, ए वन वन है, और ये आपका ए टू टू होगा अगर उस नोटेशन में देखो, और ये आपका ए वन वन होगा, ये ए टू टू होगा, ए थ्री थ्री होगा। तो ये दोनों सेम है ना डायगोनल में, ये बात सेम डायगोनल। तो नॉन डायगोनल यानी जब आई नॉट इक्वल टू जीरो हो तो ए आई जीरो, बस इतनी सी डिफिनीशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। आधे बेवकूफ क्या कर देते हैं, इसी में लिख देते हैं कि ए आई जे इज नॉन जीरो फॉर आई इक्वल टू जे। ये नहीं है डिफिनीशन, ये डिफिनीशन में ऐड ऑन नहीं करना। अब आपसे मैं पूछ, ये बस डिफिनीशन उतनी ही है जितना लिखा गया है। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो मैट्रिक्स है जीरो 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 जीरो, जिसको आप जीरो मैट्रिक्स बोलते हो, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तब तो 20 बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूँ डिफिनीशन पे, तब भी तुम गलत बता देते हो, ठीक है। चेक तुमको क्या करना है कि जो नॉन डायगोनल एंट्री है, नॉन डायगोनल, ये डायगोनल ऐसे गोला कर लो, जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो जीरो होने चाहिए, वो हो रहा है ना। डायगोनल में कुछ भी हो, जीरो हो नॉन जीरो क्या फर्क पड़ता है, नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होने चाहिए, वो है यहाँ पे। तो दिस इज डायगोनल, यानी जीरो मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है ये। ये बहुत, ये तुमको मैं बताऊं, अच्छे अच्छे जो अलजेब्रा में रिसर्च करते हैं ना, वो भी यही गलती करते हैं। वो यही लिख देते हैं ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर आई इक्वल टू जे। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये है कि नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होनी चाहिए। डायगोनल एंट्री आपका जीरो भी हो सकता है, कुछ जीरो हो सकते हैं, ठीक है। ये भी जैसे ये लिख दिया गया 1 0 0 0 2 3 0 2 0 और 0 0 0। आपसे पूछा जाए ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, है, बिल्कुल है, ठीक है। ये आपका डायगोनल, ये जीरो इधर था, ये आपका डायगोनल आपका ये, उसके अलावा नॉन डायगोनल एंट्री जितने भी हैं वो सब जीरो है कि नहीं, बस ये चेक करना है। ये भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है। नोट दैट जीरो मैट्रिक्स इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स बिग क्लास, बिग क्लास, ठीक है, उसके अंदर आता है जीरो मैट्रिक्स, आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। सेकेंड डिफिनेशन इसी में लिखो, वी से दैट, या वी से दैट ना लिखो, ऐसे लिखो ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स मतलब एनी, ए मतलब एक के लिए, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अब ए मैट्रिक्स का नोटेशन, ए इक्वल टू ए आई जे, ए आई जे, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आ रहे हैं, मींस एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ, क्या कंडीशन होती है आइडेंटिटी, जो दिखने में होता है वही कंडीशन, कॉमन कंडीशन लिखनी है। इफ डायगोनल में सारा वन वन होता है, बाकी नॉन डायगोनल सारे जीरो होते हैं, तो क्या लिखोगे, ए आई जे को क्या लिखोगे फिर, ए आई जे इक्वल टू वन जब आई इक्वल टू जे, और ए आई जे इक्वल टू जीरो जब आई नॉट इक्वल टू जे। इफ ए आई जे इक्वल टू वन if I equal to j and aij equal to 0 if I not equal to j। आर इसी चीज को इक्विवेलेंटली क्या लिख सकते हो, सीधे एक लाइन में समझाओ, क्रोनेकर इक्विवेलेंटली
जब आप कह रहे हो कि आई बराबर जे पे 1 हो रहा है और आई नॉट इक्वल टू जे पे 0 हो रहा है, तो ए आई जे इज इक्वल टू डेल्टा आई जे, देख सकते हो कि नहीं, ए आई जे इक्वल टू डेल्टा आई जे, क्रोनेकर डेल्टा। तो ये डिफिनेशन फर्जी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ए आई जे इक्वल टू डेल्टा आई जे, दिस इज क्रोनेकर डेल्टा, क्रोनेकर डेल्टा। क्रोनेकर डेल्टा अपने आप जब आई जे बराबर होगा तो 1 आ जाएगा, नहीं ए आई आई बराबर डेल्टा आई आई, और डेल्टा आई आई 1 होता है, और जब आई जे के बराबर नहीं होगा तो डेल्टा आई जे 0 हो जाएगा। तो ए आई जे, तो जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की डिफिनेशन आए, ए आई जे इक्वल टू डेल्टा आई जे लिख देना। क्या जो आप लिखना चाह रहे हो कि डायगोनल में सब 1 1, नॉन डायगोनल में 0, तो वो लिख देना ऊपर वाला। अब डायगोनल मैट्रिक्स, प्रियांशु नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कौन किसको इंप्लाई करता है? हाँ, कौन किसको इंप्लाई करता है? हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आइडेंटिटी इंप्लाइज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो नोट दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्यों जरूरी नहीं कि डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ही आपका जीरो मैट्रिक्स भी आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गया। वी डिनोट, जनरल नोटेशन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, वी डिनोट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, होता तो स्क्वायर है, ऑफ ऑर्डर एन बाई आई सब्सक्रिप्ट में एन, आई सब्सक्रिप्ट में एन, आई सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एन ऑर्डर की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एन ऑर्डर की है, आई एन से डिनोट करते हैं, सारे डायगोनल में 1 1, नॉन डायगोनल में 0 0। थर्ड वन, वी से दैट A equal to Aij belongs to MNF called a scalar matrix, is called a scalar matrix। कब स्केलर मैट्रिक्स कहते हो आप? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स का क्लास है स्केलर मैट्रिक्स। जब डायगोनल, नॉन डायगोनल तो 0 हो, लेकिन डायगोनल एंट्री जितनी भी हैं तब एक फिक्स रियल नंबर हो, ठीक है। इफ ए आई जे इक्वल टू लेमडा, इफ आई इक्वल टू जे, अगर आई जे के बराबर है तो सारे ए आई जे लेमडा होंगे, डायगोनल वाले सब लेमडा लेमडा होंगे, ठीक है। ए वन वन भी लेमडा होगा, ए टू टू भी लेमडा होगा, ए थ्री। अच्छा, आई और जे वेरी कहां से कहां कर रहा होगा? अगर एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आई भी 1 से लेकर एन तक वेरी कर रहा होगा, और जे भी 1 से लेकर के एन तक वेरी कर रहा होगा, आई भी 1 से लेकर के एन तक वेरी कर रहा होगा, जे भी 1 से लेकर एन तक वेरी कर रहा होगा। तो ए आई जे इक्वल टू लेमडा इफ आई इक्वल टू जे, मीन्स डायगोनल, सारे डायगोनल एंट्रीज लेमडा होने चाहिए, और नॉन डायगोनल आपके क्या होने चाहिए? इसको क्रोनिकल डेल्टा के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे? हाँ, बहुत सही, बताने जा रहे हो, बताने जा रहे, बता दे। हाँ, डेल्टा, डेल्टा डेल्टा आई जे, हाँ ए आई, कब करेंगे अभी, कहाँ हो गया? डेल्टा आई जे लेमडा इंटू डेल्टा आई जे इंटू लेमडा, डेल्टा आई जे इंटू लेमडा, ठीक है। अब जब आई बराबर जे हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू लेमडा आपका लेमडा बना रहेगा, ठीक है। अब जब आई नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू लेमडा आपका 0 हो जाएगा। वेयर लेमडा बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है? तुम्हें बताना, हम उसका सुने ही नहीं, ठीक है।
हाँ, कौन किसको इम्प्लाई करता है? गबड़ाया तुम, गबड़ाए तुम अब। गबड़ाए। ये बताओ, ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं? जी, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं? आइडेंटिटी तो नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंप्लाई, तो वही लिखो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंप्लाइज डायगोनल। डायगोनल भी होगा, खैर वो गलत स्टेटमेंट तो नहीं है, स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन आप जिस कंटेस्ट में यूज कर रहे हो, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। कन्वर्स सही नहीं है, काउंटर एग्जाम्पल प्रियांशु किसी दिन बता देगा, अभी जो लिख दिया था ना वही, ठीक है, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं, ये बस बताओ। कि लेमडा जीरो भी तो हो सकता है, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। बट कन्वर्स सही नहीं, देयर आर स्केलर मैट्रिक्स जो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, जैसे वही लिखे थे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अभी डिफिनेशन लिखना मत, ठीक। प्रियांशु क्वेश्चन तुम्हारा, ये डायगोनल को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये मतलब ये जो लाइन खींच रहा हूँ उसको ध्यान देना, ये लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, लाइन खींच दिया ना ऊपर में। ये पहला वाला तुम जानते हो कि रो को बताता है, और दूसरा वाला इसको आई लिखते हो, रो को जनरली लिखने की हमारी आदत है, रो को आई से दिखाते हो और कॉलम को जे से। तो जितने इस व्हाइट कलर के ऊपर हैं, आई और जे में क्या रिलेशन है? सलमान से क्या फोन कर रहे हैं? तब में देखो, ये अगर इसको थोड़ी देर वन, हाँ, तो आपका वन यहाँ वन से छोटा है, या वन लेस आर इक्वल टू वन है, यहाँ वन स्ट्रिक्टली लेस देन टू है, यहाँ वन स्ट्रिक्टली लेस देन थ्री है, यहाँ टू लेस आर इक्वल टू टू है, यहाँ टू लेस देन थ्री है, और यहाँ थ्री लेस आर इक्वल टू। तो इस लाइन के ऊपर अगर इसको आई समझो और इसको जे समझो, तो क्या जनरलाइज करोगे आप? जितने इस लाइन के ऊपर हैं उसमें आई जो है, यानी जो आपका रो को डिनोट कर रहा है, रो को डिनोट कर रहा है, वो कॉलम से हमेशा लेस आर इक्वल होगा, आई लेस आर इक्वल टू जी। और इसके नीचे जो है एंट्री, उसमें खासियत देखो, इसमें इसमें खासियत देखो, जो भी आई की जगह है, हाँ, आई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जे, यानी जो नीचे वाले हैं, जो नीचे वाले हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि इन सबको जीरो जीरो कर दे रहा हूं। ये डायगोनल के नीचे जितने हैं उसको बोल जीरो जीरो कर दे रहा हूं। इस मैट्रिक्स को आप बचपन में क्या बोलते हो? बचपन में इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हो? अरे जब मैं कितने साल पहले इंटर किया, मेरे सामने बताते थे टीचर लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब इस समय कुछ पढ़ाया वढ़ाया जाता है इंटरमीडिएट में कि सब खत्म है? ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे टाइम पे तो इंटर में सब रहता था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या हुई? अब आपको अगर डिफाइन करना हो इन जनरल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या कंडीशन है कि ए आई जे जीरो होना चाहिए, मतलब डायगोनल के नीचे वाले सब जीरो होने चाहिए। ऊपर क्या है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ऊपर जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, नीचे हमेशा जीरो होना चाहिए।
यानी आई ग्रेटर देन ए। अब डिफिनेशन लिखते हैं। चौथा नंबर था ये, चौथा ही है। और, और अरे वो ठीक है, लेकिन मैं किस में लिखा था मैं ये भूल गया, गजनी टाइम। वो अरे अच्छा वो ठीक है। we say that we say that we say that a इक्वल टू ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की। वो पहले ही लिख दियो डिफिनेशन बनाते समय पहले की, ए इक्वल टू ए आई जे बिलोंग्स टू एम एन एफ। वी से दैट ए इक्वल टू ए आई जे इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बस शर्त क्या है, डायगोनल के नीचे एंट्री जीरो होनी चाहिए। और डायगोनल के नीचे एक खासियत देखे थे कि जो रो इंडिसेज है वो हमेशा स्ट्रिक्ट ग्रेटर देन था, ठीक है, कॉलम वाले एंट्री से। इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई ग्रेटर देन ए, बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि अगर आई ग्रेटर देन जे है तो ए आई जे जीरो होना चाहिए। ये डिफिनेशन वहीं से बनाए हो, वहीं से, ठीक है। फॉर, बल्कि फॉर न लिख के फॉर ऑल कर दो, जिससे एकदम क्लियर हो जाए कि सब, ठीक है। फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। प्रियांशु आई और जे वेरी कहां से कहां तक कर रहा होगा? अगर एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, दोनों वन से लेकर के एन तक वेरी कर रहे होंगे, तब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि मतलब फिर वही प्रश्न, जीरो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं? हा? क्या है? इसलिए मैं कह रहा डिफिनेशन, ठीक है। लर्न लाइक डिफिनेशन, लर्न मतलब दिल से डिफिनेशन को पढ़ो, दिल से पढ़ो। बस कंडीशन क्या है कि डायगोनल के नीचे वाले जीरो होना चाहिए, उसके ऊपर जीरो और नॉन जीरो से क्या फर्क पड़ता है, और जीरो मैट्रिक्स में तो है ही है, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स इम्प्लाई इम्प्लाई नहीं लिखूंगा आपकी बार, ठीक है। नोट दैट, हर जगह ये तुम जो कहोगे वही लिखूंगा। नोट दैट जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी है, ठीक है, वो ठीक है, नीचे जीरो है ना सब। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं है? डायगोनल के नीचे जीरो नहीं है स्केलर मैट्रिक्स में, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। डायगोनल के नीचे सब ठीक। इसके जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ वो भी होगा, उसके भी तो नीचे सब जीरो डायगोनल के। एंड डायगोनल मैट्रिक्स आर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेज, सब के सब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेज हैं। बस कन्वर्स सही नहीं है। जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सब के सब आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। वैसे भाई अब अब से मैं पूछूं, इसी स्टेटमेंट को सिर्फ एक लाइन में लिखना हो जो चारों को कंक्लूड कर लेता, क्या लिखते हैं आप? ऐसे अलग अलग लिखा ना, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, एक सब एक लाइन में रिप्लेस करना तो क्या लिख देते तो काम खत्म हो जाता, उसके अंदर सारे आ जाते फिर। डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। ये आते क्यों नहीं हो तुम पढ़ने? we say that a equal to aij is called, MNF का ही मेंबर है, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल के ऊपर वाले सब जीरो हों, डायगोनल के लोअर ट्रायंगुलर में नीचे हो, नीचे जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन क्या है, डायगोनल के ऊपर वाले सब। और डायगोनल के ऊपर क्या कंडीशन होगी, आई और डायगोनल के नीचे के लिए क्या था आपका, नहीं लेस आर इक्वल टू, डायगोनल के ऊपर केवल लेना है, डायगोनल, अगर डायगोनल वाला छोड़ देना, डायगोनल के ऊपर तो उल्टा करके कहा, आई लेस देन जे, आई लेस देन जे, इफ इफ ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जे, यानी डायगोनल के ऊपर वाले सारे। अब ये थोड़ी लिखोगे डिफिनीशन में एग्जाम में, बीएससी में लिख के चले एक नंबर नहीं पाओगे कि डायगोनल के ऊपर वाले सारे एंट्री जीरो होने चाहिए, और कहोगे कि हम लिख के आए थे और नंबर दिए नहीं। अरे यार यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीएससी, वो ये सब लिखवाना चाहते हैं, तुम लिख के आ रहे हो पता नहीं क्या कि डायगोनल के, वो कक्षा 9 में पढ़ाओ, ठीक है, जब 9 के टीचर रहो, कि डायगोनल के ऊपर वाले सब, कहना वाना ठीक है, लेकिन लिखोगे आप ऐसे ही, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई लेस देन जीरो, और आई लेस देन जीरो तभी होता है जब डायगोनल के स्ट्रिक्ट ऊपर है, यानी डायगोनल के स्ट्रिक्ट ऊपर वाले जितने हैं, ठीक है, वो सब जीरो होने चाहिए। we say that a इक्वल टू ए आई जे, और ये एम एन एफ का ही एलिमेंट है, डिफिनीशन उसी में तो चल रही है एम एन एफ का, यानी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है स्क्वायर, ये सारी डिफिनीशन स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए है। वी से दैट ए इक्वल टू ए आई जे बिलोंग्स टू एम एन एफ, एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज इन्वर्टिबल, इज इन्वर्टिबल आर नॉन सिंगुलर, दोनों नाम एक ही, इन्वर्टिबल कहो चाहे नॉन सिंगुलर, वही सर्विस और स्काई वाली, इन्वर्टिबल भी नॉन सिंगुलर एक ही बात है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। we say that a equal to aij and स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब बोलोगे इफ देयर एग्जिस्ट एक मैट्रिक्स बी उसी एमएनएफ के अंदर ही मिले, यानी ए को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे, कंडीशन क्या है, अगर उसी एमएनएफ के अंदर एक एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स बी मिले, सच दैट ए इंटू बी, ए इंटू बी या बी इंटू ए, चाहे ए इंटू बी निकालो चाहे बी इंटू ए निकालो, निकाल सकते हो दोनों, क्योंकि दोनों एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन में कोई, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स लेके चल रहे हो कि मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत ना आए, ए भी एन क्रॉस एन का ए और बी भी एन क्रॉस एन का है, तो दोनों मैच नहीं कर रहा है, स्क्वायर में मल्टीप्लीकेशन में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, दिक्कत वहां होती है जहां नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, वहां आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। तो वी से दैट ए इक्वल टू ए आई जे इन एम एन एफ, यानी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स से ए, उसको इन्वर्टिबल या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलोगे अगर एक मैट्रिक्स बी उसी के अंदर मिले, सच दैट ए इंटू बी निकालो, यानी बी को चाहे बी को ए में मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, आर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, आर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कई तरह के होते हैं, आर्डिनरी मैट्रिक्स यानी रो कॉलम वाला मैट्रिक्स, ए इंटू बी निकालो या बी इंटू ए निकालो, रो कॉलम वाला मल्टीप्लीकेशन जो अभी डिफाइन किए हो, ठीक, जिसको आर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बोलते हो, प्रोड्यूस कर दे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आईएन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस केस में, इन दिस केस बी को ए का इनवर्स बोलते हैं, जो बी मैट्रिक्स है वो ए का इनवर्स, और वाइस वर्सा भी सही है, बी को ए का इनवर्स और ए को तब आप किसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर बोलोगे, मतलब नॉन सिंगुलर की तो आपके पास डिफिनीशन है,
तब आप बोलोगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है इफ ए इज, उसका नहीं मतलब कोई बी मत मिले, ए इज नॉट इन्वर्टिबल, अगर कोई मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स ना मिले, ए इज नॉट इन्वर्टिबल, अगर नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, अगर ए इज नॉट इन्वर्टिबल, देन वी से दैट A is a singular matrix. A is a singular matrix. A is a singular matrix. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मीन्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। डिफिनेशन क्या है? उस मैट्रिक्स के लिए एक बी मैट्रिक्स मिल जाए, ए इंटू बी क्या दे दे? आइडेंटिटी। और अगर नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका यानी जिसके लिए बी नहीं मिल रहा है, निगेशन जैसा वो कह रहा था कि कोई बी न मिले या मैंने आपके अंदर की ए इंटू बी आइडेंटिटी आए, तो ए को बोलोगे नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है, और उस केस में ए को बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और तरफ जब डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगा तो एक डिफिनेशन और दूंगा, वो अलग है। अभी आपके पास सिर्फ केवल फंडामेंटल एब इनिशियो डिफिनेशन यही है नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्स की। अब अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हेडिंग डालो, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपसे बोला था, आप लोग झूठे घबराते हो, आपको लगता है लास्ट वाला कठिन होता है, लास्ट वाला कुछ कठिन नहीं होता है, सब दिक्कत शुरुआत में होती है। मैट्रिक्स सब दिक्कत शुरुआत में होती है, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाना आप सीखने जा रहे हो। हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स फ्रॉम ए गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लेट V1 and V2 be finite dimensional vector spaces over a field F. Let T from V1 to V2 be a linear transformation. लेट V1 इक्वल टू, एक शब्द है उसकी डिफिनेशन में दिया नहीं हो, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में। बेसिस पढ़े हो ना, ऑर्डर्ड बेसिस, जैसे समझ लो डिफिनेशन ज्यादा बना भी सकते हो। जैसे E1 E2 E3, आप R3 के अंदर हो, मतलब E1 आपका 1 0 0, E2 आपका 0 1 0 और E3 आपका 0 0 1। ऑर्डर्ड, ठीक है। ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब आप इन ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, पहले नंबर पे E1 ही रहेगा, दूसरे नंबर पे E2 ही रहेगा, तीसरे नंबर पे E3 ही रहेगा। सिर्फ ऑर्डर्ड बेसिस पे इतना मतलब समझो ना, तो आपसे कभी डिफिनेशन पूछी जाएगी ना कुछ पूछा जाएगा। ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप इसको टपुल जैसा समझो, E1 E2 E3 टपुल जैसा, जैसे ऑर्डर्ड जो हो जाता है ना तो टपुल फिक्स हो गया, इस तरह से इसके ऑर्डर्ड आप चेंज नहीं। डिफिनेशन इसकी ठीक ठाक है, लेकिन वो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। जब आप किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाने जाओगे, आप ऑर्डिनरी बेसिस लेके नहीं चलोगे, हमेशा ऑर्डर्ड बेसिस लेके चलोगे। मतलब ऑर्डर जो फिक्स कर लिए वो फिक्स रहेगा, बदल नहीं सकता, ठीक है। अब प्रश्न ये है प्रियांशु, सोच के बताओ, एक ऑर्डर्ड बेसिस से कितने नॉन ऑर्डर्ड बेसिस बना सकते हो? सपोज अभी फिर वहां आते हैं। लेट E1 E2 E3 be the standard basis, इसको कहीं किनारे उनारे R3 ओवर R और स्टैंडर्ड बेसिस और ऑर्डर्ड बेसिस की तरह ट्रीट कर रहे हो। मतलब
आपका E1 पहला E1 ही होना चाहिए, दूसरा E2 होना चाहिए, तीसरा E3, इनको चेंज नहीं कर सकते। एक आर्डर्ड बेसिस से कितने आप इन्हीं तीन से कितने नॉन आर्डर्ड बेसिस बना सकते हो? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, कितने तरह से इनको आप परम्यूट कर सकते हो। हाँ, 3 एलिमेंट है, फैक्टोरियल 3। एक आर्डर्ड बेसिस, 3 एलिमेंट की आर्डर्ड बेसिस है, तो फैक्टोरियल 3 ना, इसी बेसिस को फैक्टोरियल 3 प्रकार से, यानी 6 प्रकार से लिख सकते हो नॉन आर्डर्ड बेसिस। नॉन आर्डर्ड बेसिस, ठीक है, ये जनरल जान लो कि अगर आपका कोई भी बेसिस V1 V2 Vn आर्डर्ड बेसिस है, आर्डर्ड बेसिस है किसी वेक्टर स्पेस का, इस आर्डर्ड बेसिस से कितने नॉन आर्डर्ड बेसिस बना सकते हो? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, यानी हर आर्डर्ड बेसिस से फैक्टोरियल n नॉन आर्डर्ड बेसिस बना सकते हो, आर्डर इधर उधर करके, आर्डर इधर उधर कर, एलिमेंट इधर उधर करके, ठीक है। हाँ ऐसे करके बदमाशी करता है। लेट B1 इक्वल टू, अब अपने उस ओरिजिनल, लेट V1 इक्वल टू V1 V V1 V2 V3 डॉट 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 Vn एंड V2 इक्वल टू W1 W2 W3 डॉट 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 Wm बी द आर्डर्ड बेसिस। यहाँ अंडरलाइन द वर्ड, जब भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आप निकालने जाओगे तो आपको आर्डर्ड बेसिस चाहिए, मतलब आप इसमें से किसी को चेंज नहीं कर सकते। V1 V1 ही रहेगा पहले स्थान पे, V2 V2 ही रहेगा, V3 V3 ही रहेगा, Vn टपिल जैसा सोचो, यहाँ W1 W1 ही रहेगा पहले पे, W2, किसी को इंटरचेंज नहीं कर सकते। बी द आर्डर्ड बेसिस ऑफ V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। पूरा अब तक जितना लिया हूं, V1 V2 दो फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेस है फील्ड एफ के ऊपर। V1 से V2 में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है। V1 V2 V3 Vn आर्डर्ड बेसिस है V1 की, ठीक है। V2 W1 W2 W3 Wm आर्डर्ड बेसिस है V2 की, आर्डर्ड बेसिस है V2 की, ठीक है। देन अभी लिखना मत, देन आप करोगे क्या, T V1 की इमेज, भाई T आपका जो है वो V1 से V2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ठीक है, और B1 इसकी बेसिस है, B1 इसकी बेसिस है, V1 की बेसिस है तो इसका सबसेट है, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसमें है ना, ठीक है। तो V1 V2 Vn सब Vn के एलिमेंट हैं, तो T अपने डोमेन के एलिमेंट पे एक्ट करेगा, T V1 आएगा, और T V1 कहाँ आएगा आपका, अगर यहाँ आप V1 पकड़ रहे हो, यहाँ आप V1 पकड़ रहे हो तो T V1 आपका कहाँ आएगा, इसी तरह से जब आप V2 पकड़ोगे तो T V2 आपका कहाँ आएगा, ऐसे डॉट 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 Vn पकड़ोगे T Vn आपका कहाँ आएगा, V2 में, ठीक है। और V2 की बेसिस आपको पता है क्या है, W1 W2 Wm, तो इस T V1 को आप लिख सकते हो, ठीक, लिख सकते हो W1 W2 Wm के फॉर्म में। तो T V1 को लिख सकते हो W1 प्लस, ये मैं अभी जगह छोड़ रहा हूँ स्क्रीन लिखने से पहले, क्योंकि जब T V1 V2 का एलिमेंट है और B2 बेसिस है B2 का, इसका हर एलिमेंट B2 के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। T V1 V2 का एलिमेंट है और V2 की B2 बेसिस है, इसका मतलब
V2 का हर एलिमेंट, तो TV1 V2 के एलिमेंट का यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो TV1 इक्वल टू W1 W2, और यहां स्केलर लिखते समय आप ध्यान रखोगे A11, ठीक है, A11 तरह से आप लिखोगे A11 A11, ठीक, A1 लिख नहीं रहा, आप लोग से देखो अभी, ये तो मैं A11 W1 ए, ये गड़बड़ी कर दी है, ठीक है। जो यहां है वो आपका सेकेंड एंट्री रहना चाहिए, A21, आप सही पकड़े, A21 A21 A21, ठीक, और प्लस A31, जब ओमेगा नहीं W3, और प्लस लास्ट वाला भाई, जब WM तक है तो कैसे तुम एन पहुंच गए, WM तक है जब AM1 WM, तो स्केलर बड़ा खास तरीके से चूज किए हो। अगर यहाँ 1 लिख रहे हो तो हर जगह का सेकेंड एंट्री आपको 1 रखना है, 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 ठीक है। और जो वैरी कर रहा है क्या, वो जो रो को इंडिकेट करता है वो वैरी कर रहा है 1 2 3 यम, 1 2 3 यम, ये वैरी कर रहा है। इसको समेशन फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखोगे, आई में थोड़ा बताओ, आई में, ठीक, हाँ, ए आई के कहा लिखोगे, वेरिएशन तो आई पे ए, हाँ, AI1, हाँ, WI, और आई कहां से कहां वेरी करेगा, बहुत सही है, अब सही पकड़े, AI1 WI, AI1 WI, AI1 WI, ठीक, कितना आसान है लिखना ने, कितना, और टेक्निकलिटी पकड़ना, टेक्निकलिटी पकड़ना, जनरली जो टीचर आता है ऐसे लिखवा के चला जाता है, फॉर एनी, ठीक है, TVJ इक्वल टू समेशन AIJ WJ वेरीज फ्रॉम 1 to, आप समझो पूछो उसी में कैसे आया भाई, समझो उसी में, ठीक है। अब फिर वो कालम वोलम करके मैं भी वही लिखवाऊंगा, लेकिन आता कैसे मैं एक बार आपको समझा देने की कोशिश करता हूँ। जब आप TV2 लिखोगे, TV2, तो TV2 भी तो आपका V2 का एलिमेंट है, फिर वो बेसिस एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। कर क्या रहे हो, V1 की बेसिस एलिमेंट को V2 के एलिमेंट के, यानी V2 के V1 के बेसिस एलिमेंट को, V1 वेक्टर स्पेस V1 के बेसिस एलिमेंट को, बेसिस एलिमेंट के इमेजेस को, V1 के वेक्टर स्पेस V1 के बेसिस एलिमेंट के इमेजेस को वेक्टर स्पेस V2 के बेसिस एलिमेंट के फॉर्म में लिख रहे हो, यही काम कर रहे हो। तो दूसरा V1 वेक्टर स्पेस V1 के बेसिस का दूसरा एलिमेंट क्या है, V2, अब इसको फिर लिखोगे वेक्टर स्पेस V2 के बेसिस एलिमेंट के फॉर्म में, हाँ, समेशन ऑफ, हाँ, I इक्वल टू 1 to WI सही पकड़ लिए ना, ठीक है। अब पैटर्न आप पकड़ लिए। अब जनरल अगर किसी TVJ का लिखो तो क्या लिखोगे, सही, आप सही, WI। इस तरह से लास्ट वाला अगर TVN लिखते क्या लिखते, TVN, ANJ क्यों लिखोगे, सोच बताओ क्या लिखोगे, AINWI, जो यहाँ है ये दूसरी कॉलम को, ये दूसरी यानी यन वाला कॉलम को बताएगा, और आई ऐसे वेरी करेगा, तो ये आप लिखे, और ये पकड़े यहाँ से। अब इन सबको हटा के मेन अब लिखो जो आपको लिखना, देन
फॉर एनी जे जहां जे आपका वैरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के n तक। अभी आप लिखे थे ना tv1 tv2, बीच में जे आया था, लास्ट tv1 आया था। अब जे भर लिख रहा हूं, जे कहां से कहां वैरी करा दूंगा, 1 से लेकर के n तक। तो फॉर एनी जे फ्रॉम 1 to n, tvj जब j इक्वल टू 1 हो जाएगा तो t1 आ जाएगा। tvj इक्वल टू आप ही बताए हो i फ्रॉम 1 to m, i फ्रॉम 1 to m aij, जो यहां है वो यहां सेकंड लिखोगे aij, और इसके साथ wi। इस समेशन को खोलोगे तो क्या आएगा, इस समेशन को खोलोगे तो क्या आएगा आपका, समेशन को खोलो क्या आएगा, a1j w1 a2j w2 और प्लस डॉट 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 amj wm, यही तो आएगा। ठीक है, amj wm। अगर एक मैट्रिक्स के एंट्री के रूप में लिखना हो इन स्केलर्स को, एक मैट्रिक्स जो स्केलर्स आ रहे हैं, स्केलर्स जो आ रहे हैं ये स्केलर्स, ठीक है, फील्ड के एलिमेंट, अगर मैट्रिक्स के रूप में लिखना हो तो ये क्या बनेंगे, मैट्रिक्स पे क्या फिक्स हो रहा है हर जगह, सोच के बताओ, गड़बड़ बता दीजिए। जो फिक्स है जेएच कॉलम, हाँ जेएच कॉलम बन जाएगा ये। तो क्या किया जाता है कि आप वीजे के इमेज को, जो वीजे है उसके इमेज को वेक्टर स्पेस V2 के बेसिस के फॉर्म में लिखोगे, जो स्केलर्स आएंगे उसको जेएच कॉलम में लिख दोगे, उसको जेएच कॉलम बना दोगे। इसीलिए जानबूझ के मैं लिखा हूं जिससे जेएच कॉलम दिखे आपको, ठीक है, जेएच कॉलम दिखे आपको, ठीक है, जेएच कॉलम दिखे। अब अगर जे आप कह रहे हो 1 से लेकर के n तक वैरी कर रहा है, इसका मतलब जब आप tv1 निकालते आपका क्या आता, जब tv1 निकालते a11 a21 am1, यही तो आता, जे की जगह 1, तो ये क्या होता है a11 a21 am1 क्या आता आपका, पहला कॉलम। तो पकड़ने की कोशिश करो, क्या किया जाता है कि v1 की वेक्टर स्पेस v1 की जो बेसिस है उसके पहले एलिमेंट को वेक्टर स्पेस v2 की बेसिस के फॉर्म में लिखोगे, जो स्केलर्स आएंगे उनको पहले कॉलम में लिख दोगे, v2 का, तो v2 का इमेज निकालोगे v2 का इमेज tv2 होगा, उसको वेक्टर स्पेस v2 की बेसिस के फॉर्म में जब लिखोगे, जो स्केलर्स आएंगे उसको किस में लिख दोगे, दूसरे कॉलम में, हमेशा कॉलम में लिखते हैं, दूसरे कॉलम में, ठीक है, दूसरे कॉलम में, ठीक है। इसी तरह से जब tv3 निकालोगे, ठीक है, और उसको w1 w2 wm के फॉर्म में लिखोगे, तो जो स्केलर्स आएंगे उसको कहाँ लिखोगे, तीसरे कॉलम में, यानी ये कॉलम बताता है तीसरे कॉलम में। आखिर बताओ जब ये है तो tv3 क्या आता, अगर tvj ये है tv3 क्या आता आपका, a13 w1 a23 w2 am3 wm, ये तो आता। अब a13 a23 am3 आपका है क्या, अगर किसी मैट्रिक्स में देखो तो ये है क्या, तीसरा कॉलम है, ये कॉलम वाला एंट्री फिक्स है ना, तीसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये फिक्स है ना तीसरा, ये तीसरा कॉलम बनेगा। इसका मतलब v1 की इमेज पहले v1, जब tv1 की इमेज लिखोगे, tv1 की इमेज को w1 w2 wm के फॉर्म में लिखोगे, तो जो स्केलर आएंगे उसको पहले कॉलम में लिखना है, ये जान लो। और ये अभी उसके बाद वाला क्वेश्चन उससे भयंकर होगा, पहले कॉलम में लिखना है। और जब v2 की इमेज लिखोगे, tv2 की इमेज लिखोगे w1 w2 wm के फॉर्म में, ठीक है, तो दूसरा कॉलम लिखोगे। जब tv3 यानी v3 की इमेज लिखोगे, तो जो स्केलर्स आएंगे w1 w2 wm के फॉर्म में लिखना, उसको तीसरा कॉलम। इसी तरह से जब आप tvn लिखोगे, tvn की इमेज, ठीक है, तो जो आएगा w1 w2 wm के फॉर्म में, वो nवां कॉलम बन जाएगा। इसका मतलब आप पहले वेक्टर स्पेस के बेसिस एलिमेंट को
बेसिस एलिमेंट के इमेज को दूसरे वेक्टर स्पेस के बेसिस एलिमेंट के फॉर्म में लिखते हो, जो स्केलर्स आएंगे उनको कॉलम वाइज लिखोगे, तो कॉलम वाइज लिखोगे। पहले वेक्टर स्पेस के पहले एलिमेंट से जो स्केलर्स आएंगे वो पहला कॉलम बनेगा, दूसरे वेक्टर से जो आएगा वो दूसरा कॉलम बनेगा, nवें वेक्टर से जो आएगा वो nवां कॉलम बनेगा। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, ये जितना आधा घंटा 1 घंटा समझ लो, क्योंकि यही तो मेन चीज है। उसके बाद कुछ A1J W1 A2J W2 AMJ WM, ये इसलिए लिख पा रहे हो क्योंकि TVJ आपका एलिमेंट था V2 का, और V2 की बेसिस एलिमेंट थे W1 W2 WM। अब वेयर AIJ, ये A1J ये जितने हैं A1J A2J डॉट 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 AMJ, ये क्या होंगे? अगर TVJ V2 का एलिमेंट है उसको बेसिस के फॉर्म में लिख रहे हो, ये स्केलर्स ही तो हैं फील्ड के एलिमेंट, और बेसिस के फॉर्म में लिख रहे होगे तो यूनिक आ रहे होंगे। ठीक है, तो A1J A2J AMJ आर यूनिक एलिमेंट्स, ये बदलेगा नहीं क्योंकि आप बेसिस के फॉर्म में लिख रहे हो। W1 W2 WM बेसिस है, बेसिस एलिमेंट है V2 के। ये जो स्केलर्स आएंगे वो फिक्स होंगे, यूनिक होंगे। A1J A2J AMJ आर यूनिक एलिमेंट्स ऑफ F, क्योंकि स्केलर्स तो फील्ड से ही आएंगे। इस प्रोसेस में जब आप करोगे, इस प्रोसेस में ये आप TVJ सिर्फ एक लिखे हो, ठीक है, लेकिन इसमें एक नहीं है, अनेक भी नहीं, अनेक कहते हैं, इसमें n है। TV1 है, TV2 है, TV3 है, TVN है, और हर के करस्पॉन्डिंग आपको ऐसे स्केलर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, thus in this way we can create या we can generate a matrix A अगर TVJ यानी वेक्टर स्पेस V1 के बेसिस एलिमेंट को वेक्टर स्पेस V2 के बेसिस एलिमेंट के फॉर्म में लिख रहे हो, तो जो उसमें स्केलर्स आ रहे हैं उनको कॉलम में लिख करके एक मैट्रिक्स बना सकते हो। तो पहले कॉलम में क्या आएगा? पहले कॉलम में इन दिस वे वी कैन जनरेट ए मैट्रिक्स A। पहले कॉलम में क्या आएगा? TV1 को जब W1 W2 WM के फॉर्म में लिखोगे, जो स्केलर्स आ रहे होंगे वही पहले कॉलम में आएगा। तो क्या आएगा जब TV1 को लिखोगे? तो J की जगह 1 हो जाएगा ना, यानी A11, और J की जगह 1 तो यानी A21 पहले कॉलम में लिख रहे हो, और J की जगह 3 हो जाएगा तो A31 A31 डॉट 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 AM1, यही तो आएगा। जब आप J इक्वल TV1 लिखोगे, J इक्वल टू 1, देखो यहाँ A11, यहाँ A21 और यहाँ AM1 वही लिखा हुआ, यानी सबका कॉलम 1 होगा, पहले कॉलम में आएगा। ये कॉलम बताता है, ये वाला पहला कॉलम, पहले कॉलम में TV1 इमेज TV1 को जब W1 W2 WM यानी V2 की बेसिस के फॉर्म में लिखोगे, तो जो स्केलर्स आ रहे होंगे उनसे पहला कॉलम लिखोगे। दूसरा क्या आएगा? दूसरा कॉलम क्या होगा? ये बताओ, दूसरा कॉलम क्या होगा? जब TV2 को, ये नहीं, TV2 को W1 W2 WM के फॉर्म में लिखोगे, तो जो स्केलर्स आएंगे उनको दूसरे कॉलम में लिखोगे। तो क्या आएंगे जब TV2 को लिखोगे? तो जहां जहां J है वहां 2 आ जाएगा। तो A1 2 A22 A32 AM2 डॉट 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 TVJ वाला जब लिखोगे तो क्या आएगा आपका? JH कॉलम। TVJ वाला VJ वाले को जब लिखोगे तो JH कॉलम आएगा ना, उसमें क्या लिखोगे? A1J A2J A3J डॉट डॉट डॉट
ए एम जे, और लास्ट कॉलम क्या आएगा इसका, मतलब V1 की जब इमेज लिखोगे J इक्वल टू एन, जहां जहां J है वहां एन आ जाएगा, A1 एन, A2 एन, जहां जहां J है वहां एन, A2 एन, A3 एन, A3 एन डॉट 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 एम एन, ए एम एन, ठीक है। तो आप, अब से मैं समराइज कर रहा हूं, दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस थे फील्ड एफ के ऊपर, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था, ठीक है, टी V1 से V2 में, आप V1 की वेक्टर स्पेस V1 की एक स्टैंडर्ड बेसिस V1 लिए थे, वेक्टर स्पेस V2 की स्टैंडर्ड बेसिस V2 लिए थे, ये क्या, वेक्टर स्पेस V1 की बेसिस एलिमेंट्स की इमेजेज निकाले टी V1, और टी V1 जाएगा कहाँ, V2 में, उस टी V1 को V2 वेक्टर स्पेस V2 के बेसिस एलिमेंट के फॉर्म में लिखे, और स्केलर इस तरह से लिखे जो कॉलम बने। अब ये आपका पहला कॉलम बनता दिख रहा है कि नहीं, उस तरह से स्केलर वहां लिखना है, पहला कॉलम बनता दिख रहा है, ये दूसरा कॉलम बनता दिख रहा है, ये आपका जेएथ कॉलम बनता, कॉलम का मतलब फिक्स है, जे फिक्स है, यहाँ दूसरा कॉलम मतलब 2 फिक्स है, यहाँ पहला कॉलम मतलब 1 फिक्स है, कॉलम वाली एंट्री फिक्स है, दूसरा वाला हमेशा कॉलम को इंडिकेट करता है, यहाँ एन है दूसरी वाली एंट्री, ये देखो एनवा कॉलम है। तो क्या किए थे कि V की जो वेक्टर स्पेस V1 की जो बेसिस एलिमेंट V1 है, उसके हर एलिमेंट की इमेजेज निकाले टी V1, उसको वेक्टर स्पेस V2 के बेसिस V2 के फॉर्म में लिखे, स्केलर बड़े होशियारी से लिए, ठीक है, स्केलर ये सब हैं A11 A21 A31 AM1, लिखोगे उनके फॉर्म में, जो स्केलर्स आएंगे कॉलम में लिख दोगे, कॉलम पहला कॉलम, जब दूसरा टी V2 की इमेज लिखोगे और W1 W2 WM के फॉर्म में लिखोगे तो स्केलर्स जो आएंगे उसको दूसरे कॉलम में, जब पी V3 की इमेज लिखोगे W1 W2 WM के पास में फॉर्म में तो तीसरा कॉलम, ठीक है, और जब VJ का लिखोगे W1 W2 WM के फॉर्म में तो JH कॉलम, जब VN को लिखोगे टी VN को लिखोगे W1 W2 WM के फॉर्म में तो NH कॉलम, ठीक है। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल गई आपको, M क्रॉस N की मैट्रिक्स। In this way we can generate a matrix A of M cross N order, M cross N order. This matrix, ये मैट्रिक्स आई, मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, मैट्रिक्स बना कैसे रहा है बंदा। दिस मैट्रिक्स is called the matrix, this matrix A is called the matrix of T, किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स ए बनाए हो तो दिस मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ टी। इसमें रोल किसका अदा हो रहा है, नहीं मैट्रिक्स टू टी का आ रहा है, रोल किसका अदा हो रहा है, B1 और B2 का, उसी के सहारे तो आपको स्केलर्स मिल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B1 and B2 of vector space V1 vector space V1 and V2। We denote it by जो ए मैट्रिक्स आया ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से आ रहा है, वी डिनोट इट बाई ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ टी की मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस B1 एंड B2।
रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस B1 एंड B2, यानी टी की मैट्रिक्स है ऑर्डर्ड बेसिस B1 और B2 के रिस्पेक्टिव। B1 किसकी बेसिस है? डोमेन वेक्टर स्पेस की B1। B2 किसकी ऑर्डर्ड बेसिस है? को डोमेन वेक्टर B2 की। मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू B1 B2। कुछ लोग इसी को ऐसे भी लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स ऑफ टी का नोटेशन ये लिखते हैं और B1 से B2, जो आपको अच्छा लगे ये। तो हर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से एक मैट्रिक्स बना सकते हो, प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए? बेसिस। आपको दो ऑर्डर्ड बेसिस पता हो, दो ऑर्डर्ड बेसिस पता हो तभी बता। बिना ऑर्डर्ड बेसिस के मैट्रिक्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स नहीं बना सकते। एक एग्जाम्पल करो तो आपको थोड़ा सा जो मिशन और क्लियरिटी में आ जाएगी। लेट टी फ्रॉम R3 टू R3, R3 ओवर R वेक्टर स्पेस ले रहे हो और दूसरा भी वेक्टर यानी V1 भी R3 ओवर R है, V2 भी R3 ओवर R है। तो लेट टी फ्रॉम R3 टू R3 be a map defined by T of x y z। यहाँ का एलिमेंट ऑर्डर ट्राइड ही होगा, T ऑफ x y z इक्वल टू x प्लस y प्लस z। क्या होगा? कहना है क्या? चेक दैट टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। काम इसमें थोड़ा बड़ा है, मैं आपको पहले चेक करना होगा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये होगा R3 से R3 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी चेक करना हो तो ये समझो कि जो यहाँ है, ये कंपटीशन बड़ा आसान होता है। मैं इस वजह से लीनियर अलजेब्रा के सवाल में पेन नहीं चलाता हूँ, मैं जान जाता हूँ एक्स वाई जेड जो इधर लिखे हो इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक ये एक्स जो है एक्स वाई जेड का लीनियर कॉम्बिनेशन है कैसे? 1x प्लस 0y प्लस 0z, ये आपका 1x प्लस 1y प्लस 0z, इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप वेरीफाई करना होगा, पक्का होगा, ठीक है। लेकिन ये लिख देता अगर टी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई। अब आपसे पूछता है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R3 के R3? नहीं, क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ एक कांस्टेंट 2 आ गया, सिर्फ इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया, ये लीनियर मैप नहीं होगा। आप चेक करोगे तब भी वही बात आएगा 2 पेज के बाद। और मैं पहले से बता दूंगा, जब भी आरएन से आरएम में लीनियर मैप होगा तो टी, आप मान लो आरएन का एलिमेंट है x1 x2 xn, आरएन का एलिमेंट, तो जो इमेज अगर इस तरह का है आरएम में एलिमेंट आएगा, अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी x1 x2 xn का ही फॉर्म में होना चाहिए लीनियर कॉम्बिनेशन। पहला एंट्री एम टपिल आएगा ना, दूसरा एंट्री डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाली एंट्री, सब जो होनी चाहिए एंट्री इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तब तो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बाकायदा प्रूव किया जाता है, लेकिन आप लोग समय, अब आप लोग पढ़ना भी नहीं चाहते उतना, ठीक है, ठीक है। check that is a linear transformation. Let B1 equal to E1 E2 E3 और आपका B2 भी यही है, be the standard basis of R3।
यानी जो आपका V1 है और V2 है, दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों वेक्टर स्पेस यहाँ सेम ही लेके चल रहे हो, R3 R3, P1 V2। फाइंड मैट्रिक्स ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू B1 B2, या एम टी मैट्रिक्स ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू B1 B2। अगर आप समझे हो तो निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। मैट्रिक्स निकालते समय आर्डर्ड बेसिस का बड़ा रोल है, जनरल बेसिस का नहीं, आर्डर्ड बेसिस का। और किसी के भाई निखिल का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। प्रियांशु तुम्हारा क्या आ रहा है? अच्छा प्रियांशु सिर्फ छोड़ो, समराइज करके हमको ये बताओ कि किसी लीनियर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनानी है, आप को क्या क्या चाहिए? वो तो दिया रहेगा, वो तो मैं बोल ही दिया हूँ, किसी लीनियर ट्रांस। हाँ हाँ, दो बेसिस चाहिए, बेसिस, बेसिस से काम नहीं बनेगा, खास तरह की बेसिस चाहिए, आर्डर्ड बेसिस चाहिए, आर्डर्ड बेसिस चाहिए, मतलब आप उनके आर्डर को चेंज नहीं कर सकते, आर्डर्ड बेसिस चाहिए, ठीक है, आर्डर्ड बेसिस चाहिए, ठीक है। और दूसरा, दूसरा वेक्टर स्पेस हमारा फाइनाइट डायमेंशन का होना चाहिए, फाइनाइट डायमेंशन का होना। इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस की मैट्रिक्स क्या बनाओगे? गड़बड़ हो गया कुछ ना कुछ, मैट्रिक्स निकालना है, तुम निकाले काम? वो तो जो इतना डिफिनीशन समझाया गया उसमें क्या समझ, तुमको दे दिया गया आर्डर्ड बेसिस, B1 भी दे दिया गया है, B1 भी दे दिया गया है, B2 भी दे दिया, सब तो दे के रखा गया है। अब प्रियांशु को यही नहीं समझ में आ रहा, E1 मतलब क्या? E1 मतलब क्या बताओ? 100 और E2 मतलब 010, और E3 मतलब 001। तो जब तुमको B1 B2 दे दिया गया है तो मैट्रिक्स लिखना बड़ा आसान है, ठीक है। B1 के एलिमेंट की इमेज निकालो और B2 के एलिमेंट के फॉर्म में लिखो। आपको सुविधाजनक यहाँ इतना आसान दे दिया गया कि B2 भी वही है, B2 भी वही है। और अगर इसका नहीं निकाल पा रहे हो तो इससे खतरनाक खतरनाक मैट्रिक्स निकालने के लिए आते हैं। देखो बहुत अब्स्ट्रैक्ट करके पढ़ोगे चीजें आपको कठिन लगेगी। तो करना कुछ नहीं है, B1 की तो टी ऑफ E1, यानी जो B1 की बेसिस है उसकी इमेजेस निकालोगे, टी ऑफ E1। और टी ऑफ E1 मतलब टी ऑफ 100, टी ऑफ 100, टी ऑफ 10, टी ऑफ E1, यही तो B1 है। B1 के हर एलिमेंट का इमेज जनरल थ्योरी में देखो, जो बेसिस दिया गया था V1 V2 Vn, उसी का तो इमेज निकालते थे। तो यहाँ E1 E2 E3 दिया गया है, E1 की इमेज निकाले T1, टी ऑफ 100, और टी आपको दिया गया है, टी की वर्किंग दिया गया है, और ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू R3, ये वर्क कर रहा है टी ऐसे कि टी किसी भी एक्स वाई जेड को कहाँ मैप कर रहा है, एक्स
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जनरल डिफिनेशन दिया गया। और वही आप 1 0 0 के लिए अप्लाई करो तो क्या आएगा, एक्स की जगह 1 है, फिर एक्स प्लस वाई मतलब 1 प्लस 0 यानी 1, फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी 1 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज 1, 1 1 1 आ गया। टी इवन ये निकाले। अब इसको लिखना है B2 के, हाँ B2 भी यहाँ यही है, E1 E2 E3, E1 E2 E3 के फॉर्म में लिखना है, B2 के एलिमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस है, तो यही स्केलर का काम कर जाएंगे। स्टैंडर्ड बेसिस है ना ये E1 E2 E3, जब स्टैंडर्ड बेसिस है तो स्केलर का काम यही कर जाएंगे, यानी 1 E1 1 E2 प्लस 1 E3। ये आया आपका TE1 का इमेज। TE1 का इमेज निकाले, यहाँ B1 B2 सेम दिया गया था, तो B1 के एलिमेंट E1 की इमेज निकाले और B2 के एलिमेंट के फॉर्म में लिख लिए। और स्केलर्स आपके क्या क्या आ रहे हैं उसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूँ, ये आ रहे हैं 1 1 1। ठीक, अब इसी से अब आप TE2 निकालो। TE2 क्या आएगा आपका, T ऑफ 0 1 0, और जनरल डिफिनेशन दिया गया T ऑफ एक्स वाई जेड, तो आपका क्या आएगा, x मतलब 0, फिर x प्लस वाई 0 प्लस 1 1, फिर x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 1। और फिर इसको लिखना है E1 E2 E3 के फॉर्म में। E2 भी तो E1 E2 E3 है, तो स्केलर्स क्या आएंगे, 0 E1 1 E2 1 E3। फिर T3 निकालोगे, T3 B1 का तीसरा एलिमेंट, तो T0 0 1, और T की वर्किंग आपको पता है, तो T एक्स वाई जेड मतलब x तो 0 0 ही रहेगा, फिर x प्लस वाई मतलब 0 प्लस 0, ठीक है, और फिर x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स 1। तो 0 E1 स्टैंडर्ड बेसिस के फॉर्म में लिखना, तो ये स्केलर का काम कर जाएंगे, 0 E1 0 E2 1 E3। अब आपको सिखाया गया जब ये काम कर लो कि B1 की बेसिस एलिमेंट को B2 के बेसिस एलिमेंट के फॉर्म में लिख लिए, यहाँ तो जो स्केलर्स आ रहे हैं यहाँ सब रेड कलर से कर दिया हूं, स्केलर्स आ रहे हैं, स्केलर्स आ रहे हैं, स्केलर्स आ रहे हैं, उन्हीं से मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स ऑफ T B1 B2 इज इक्वल टू, पहला कॉलम क्या होगा, पहला कॉलम तो TE1 की इमेज लिखने पे स्केलर्स आ रहे होंगे, 1 1 1 1 1 1 1, ये पहला कॉलम बन जाएगा, 1 1 1, दिस इज फर्स्ट कॉलम। फिर E2 को जो लिखे हो E1 E2 E3 के फॉर्म में जो स्केलर्स आ रहे हैं वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, यानी 0 1 1 0 1 1 दूसरा कॉलम। फिर E3 का जो लिखे हो E1 E2 E3 के फॉर्म में वो तीसरा कॉलम बन जाएगा, 0 0 1। ये पकड़ने की कोशिश करो, थीरी वेरी अपनी जगह है, ये मैट्रिक्स लिखने तो आना चाहिए आपको, 0 0 1। ये आया गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस ऑर्डर्ड बेसिस B1 B2, 1 0 0 1 1 0 1 1 1। आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप घर से सॉल्व करके लाइएगा, आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही है जो दिया गया है, और B1 आपका E1 E2 E3 है, B1 आपका E1 E2 E3 है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेम है, उसी सवाल में एक नया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेम यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वही है, T ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ बेसिस बदल दे रहा हूँ, B1 को E1 E2 E3 ले रहा हूँ, एंड B2 को E1 प्लस E2 E1 प्लस E2 प्लस E3 ले रहा हूँ, ये B2 ले रहा हूँ, B2 ये है। तो फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ T विथ रिस्पेक्ट टू बेसिस B1 एंड B2, निकाल के आइएगा, ठीक है, निकाल के आइएगा, फिर मिलते कल।